नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज शुरुआत हो चुकी है साहित्य और इतिहास में आदिकाल की और आदिकाल का ये महत्वपूर्ण चैप्टर आप सब बढ़िया से पढ़ें क्योंकि यहां से आपकी नींव मजबूत होती है और साहित्य को लेकर जो दिमाग में एक छवि बनती है वह भी परिपक्व होती है। क्योंकि जब तक आप आदिकाल नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको इतिहास के समझने की दृष्टि नहीं मिलती है। हमारा विकास किस तरीके से होता है साहित्य का इतिहास पढ़ने से मालूम चलता है। हमारे विकास से तात्पर्य है साहित्य का विकास। साहित्य का विकास एक रेखीय क्रम में होता है, ऊर्ध्वाधर क्रम में होता है या किस क्रम में होता है, यह हमें जानने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस कक्षा में, यह जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में आदिकाल है क्या। आदिकाल को हम लोग कई भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, लेकिन आदिकाल को पढ़ने से पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें कुछ मूलचूल बातें मालूम होनी चाहिए। वो ये कि ये हिंदी क्या है, साहित्य क्या है और इतिहास क्या है, यह सामान्य तौर पर हम जाने और फिर उसके बाद जब हम अगला चरण देखें आदिकाल पर पहुंचे तो आदिकाल में फिर उसके काल विभाजन, नामकरण और विभिन्न तरह के विभाजनों के द्वारा उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं और इसका श्री गणेश करते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लाइव आ चुके होंगे और अभी तक जो लोग लाइव नहीं आए हैं आप लोग उनको बता देंगे कि भैया वीडियो शेयर कर देंगे और कह देंगे कि आ जाइए और क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या स्थिति है आदिकाल को लेकर और आदिकाल को समझने के लिए। यहाँ पर दो तीन शब्दावलियां हैं, पहले उन शब्दावलियों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर अगले चरण में हम बाकी सारी चीजों को सीखेंगे। सबसे पहली जो शब्दावली यहाँ पर आपके सामने है वह है हिंदी। ठीक है, हिंदी। हिंदी शब्द जो है वह सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो किसने प्रयोग किया यह प्रश्न पूछा जा चुका है और यह प्रश्न कहां से पूछा गया है। तो आप लोगों के पास अगर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास हो तो आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं आप सबको जो प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहता हूं तो वो पुस्तकें अगर आपके पास हैं तो आप उसको पढ़ते रहिए। ये किताब है बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और इस पुस्तक में जब आप खोलते हैं किस पेज का, पेज नंबर 17, ये देखिए पेज नंबर 17 अगर आप खोलते हैं इस पुस्तक में तो सीधे तौर पे लिखा हुआ है हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास 1049 में मिलता है। कहां मिलता है? तो हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास 1049 में मिलता है। तो यहाँ पर अमीर खुसरो की भी बात आती है और बच्चन सिंह इसी पुस्तक में अगले पैरा पे लिखते हैं अमीर खुसरो 1253-1325 भी हिंदवी शब्द का प्रयोग करता है। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, यानी मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं और हिंदवी में जवाब देता हूं। यहाँ पर हिंदवी दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली है, बाद में इसी को हिंदी कहा जाने लगा। तो हिंदी शब्द को लेकर यह जो स्पष्टीकरण मिलता है, ठीक यही प्रश्न आपके यहाँ पूछा गया था टीजीटी 2021 हिंदी में। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि यह तथ्य आपको मालूम होना चाहिए हिंदी शब्द को लेकर। ठीक है, तो चलिए हिंदी शब्द को लेकर जो पहले हिंदी को समझ लेते हैं है क्या। हिंदी शब्द की भारत में स्थिति क्या है? तो हिंदी शब्द की अगर भारत में स्थिति देखें तो हिंदी भारत में क्या है? राजभाषा है। हिंदी भारत में क्या है? राजभाषा है।
हिंदी भारत की मातृभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हिंदी भारत की ना तो मातृभाषा है और ना ही राष्ट्रभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्यालयों के काम, राजकाज के जो काम है वो किए जाते हैं और यह संविधान के द्वारा संरक्षित है राजभाषा के रूप में। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है और मातृभाषा वह होती है जिसमें आपकी माता ने आपको पहली शिक्षा प्रदान की है। प्राथमिक पाठशाला जो कि आपका परिवार, आपका घर, आपका मित्र, आपका समूह होता है, आपका पड़ोस होता है, उसमें आपने जो सीखा है वही आपकी मातृभाषा होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सबकी अपनी मातृभाषा हो सकती है, तो हिंदी क्या है? राजभाषा है हिंदी। अब व्याकरण की दृष्टि से हिंदी शब्द क्या है? तो हिंदी शब्द बना हुआ है हिन धातु में टू प्रत्यय लगाने से। ठीक है, टू का मतलब होता है दुष्ट से और हिन का मतलब होता है हिंसा। तो हिंसा करने वाली जो जातियां, जो दुष्ट जातियां थी, उनको जो जिन लोगों ने संहार किया, मतलब जिन लोगों का संहार किया, किसका संहार किया? दुष्ट लोगों का। तो दुष्ट लोगों का संहार करने वाले लोगों की भाषा, यह एक हिंदी का अर्थ हो जाता है। तो क्या यहां लिखेंगे? दुष्ट जनों का संहार करने वाले लोगों की भाषा। तो दुष्ट जनों का संहार करने वाले लोगों की भाषा यह हिन और टू से बन जाता है। फिर बात यह बनती कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इसका नाम कैसे पड़ा हिंदी? तो दरअसल इसके लिए दो तरह की अवधारणाएं हैं, दो तरह की अवधारणाएं हैं। दरअसल एक नदी थी इस तरह से, ठीक है, इस नदी के किनारे जब ईरान के लोग आते हैं, कहां के लोग आते हैं? ईरान के लोग। ईरान के लोग जब इस नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि हम लोग कहां पर पहुंचे हैं, हम लोग किस नदी के किनारे हैं? तो भारत के लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग सिंधु नदी के किनारे पर हैं, अर्थात आप भी सिंधु नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं। तो ईरान में जो भाषा है, अवेस्ता जो ग्रंथ लिखा गया है, उस पहलवी भाषा में सभी वर्ण, सभी अक्षर मुखरित नहीं है, अर्थात साइलेंट हैं, अर्थात सभी वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता। जैसे अंग्रेजी में आप देखें तो सभी वर्णों का उच्चारण नहीं होता। जैसे वो कहेंगे, लिखेंगे कनऊ, लेकिन पढ़ेंगे नो। कनऊ नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जाता है नो, ये पढ़ा जाता है। इसी तरीके से अंग्रेज से कहिए भैया आप टमाटर बोल के दिखाइए, तो टमाटर अंग्रेज नहीं बोल पाएगा, क्या बोलेगा? क्षमाछड़, दिस इज क्षमाछड़। क्षमाछड़ कहेगा, वो टमाटर नहीं कह पाएगा क्योंकि उनके यहाँ उच्चारण में विविधता है, उच्चारण में विषमता है। उच्चारण वहां की परिस्थिति, वहां का पर्यावरण, वहां की जलवायु पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब वो सिंधु नदी के किनारे पर पहुंचे और उनसे पूछा गया कि आप किस नदी के किनारे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया आप सिंधु नदी के किनारे हैं। तो चूंकि वहां पर स के बदले ह का प्रयोग किया जाता है और ध के बदले द का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से ईरान के लोगों ने सिंधु नदी नाम सुनकर उसका जो रिपीट, उसका प्रत्युत्तर या उसको फिर से जब बोलने का प्रयास किया तो हिंदू बोल दिया। उन्होंने सिंधु न बोलकर हिंदू बोल दिया। इस प्रकार से हिंदी के नामकरण की जो प्रक्रिया चालू होती है वह गलती से चालू होती है। कैसे चालू होती है? गलती से चालू होती है और ईरान के निवासियों ने मुझे इसको हिंदू कह दिया। ठीक है, हिंदू कह दिया। अब हिंदू शब्द जो है यह कालांतर में परिवर्तित होता गया। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में जो कठिन होता है उसको हम सरल बना लेते हैं। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम की भाषा बहुत सहज होती है,
प्रेम की भाषा बहुत सरल होती, बहुत आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए प्रेम में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के नाम को सहज और सरल अपने अनुसार कर लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम मान लीजिए क्या नाम है, कमल अवतार सिंह है। ठीक है, कमल अवतार सिंह है, तो आप देखेंगे कि उसका नाम अपने से सरल कर लिया जाता है, कम्मू कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उसका नाम शॉर्ट कर लिया जाता है, छोटा कर लिया जाता है, क्योंकि बहुत आसानी से अभिव्यक्त हो सके और प्रेम बढ़े। इसी तरीके से यहाँ पर जब भाषा की बात आती है तो भाषा को अपने हिसाब से सरल कर लिया जाता है। तो हिंदू बोलने में बड़ा कठिन लग रहा था, क्या लग रहा था, कठिन लग रहा था, और ऊपर अधिक बल पड़ रहा था। तो जिस वर्ण पर, जिस मात्रा पर बलाघात होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कालांतर में वह उच्चारण में विलुप्त हो जाता है। जैसे एक शब्द हुआ करता था स्थाली, स्थाली के उच्चारण में स पर अधिक बल पड़ता था, और इसी वजह से इस सा का उच्चारण में बाद में समाप्त हो जाता है, और कितना बचता है, केवल और केवल आज थाली ही बचता है उच्चारण में। इसी प्रकार से हिंदू शब्द था, तो इसमें उच्चारण में समाप्त हो जाता है और शब्द बनता है हिंद, हिंद शब्द बनता है। ठीक है, और हिंद में एक प्रत्यय लगा दिया जाता है, ईक प्रत्यय लगा दिया गया, और यह शब्द बन गया हिंदी। क्या शब्द बना, हिंदी शब्द बन गया। और हिंदी में यहाँ पर जो ईक है, ईक का जो का है, यह भी कालांतर में उच्चारण में समस्या उत्पन्न करता था, जिसकी वजह से इसमें भी का इसका हटा दिया गया, और जब इसका का हटाया गया तो क्या शेष बचा, हिंदी शेष बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी शब्द बन गया, और वो भी किस तरह से बना, गलती से बन गया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो हिंदी शब्द है यह किस भाषा का शब्द हुआ। तो प्रयोग तो इसका ईरान के निवासियों ने किया, लेकिन हिंदी शब्द जो बना यह फारसी भाषा का शब्द बना। और यह हिंदी की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से हिंदी शब्द का अर्थ अगर देखें तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से एक विशेषण शब्द है। किस प्रकार का शब्द है, यह विशेषण शब्द है। जैसे आप हिंदी, मुझे मान लीजिए मेरा नाम आप न जानते रहिए, आप कहीं बाहर घूमने निकलिए और मैं कहीं आपको दूर दिखाई दे दूं, तो आप क्या कहेंगे, अरे वो हिंदी वाले सर जा रहे हैं। तो हिंदी वाले मतलब मैं हिंदी को पढ़ाता हूं, इसलिए वह विशेषण धारण करता हूं, अर्थात हिंदी वाले का मतलब हो गया एक विशेषण। तो हिंदी शब्द किस रूप में आ गया, विशेषण के रूप में आ गया। इस प्रकार से हिंदी क्या एक भाषा है, और सभी भाषाओं का लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो हिंदी क्या हो गई, एक भाषा हो गई, और लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग हो गया, और व्याकरण की दृष्टि से यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हिंदी शब्द किस प्रकार से बना, प्रश्न उठता है कि हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया। तो हिंदी शब्द यह हो गया, अब इससे एक शब्द बनता है हिंदवी। हिंदवी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह किसने किया था, तो अबू सईद ने किया था। किसने किया था, अबू सईद ने किया था। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद ने किया था, जो कि एक फारसी इतिहासकार था। कौन था, फारसी इतिहासकार। तो फारसी इतिहासकार अबू सईद ने क्या किया था, इसका नामकरण किया था, इसका पहला बार प्रयोग किया था, और इसका समय क्या था, 1049 अर्थात 1049 में इसको हिंदवी कहा गया था। ठीक है, तो यह इसका एक तथ्य रहा। तो सिंध से किस प्रकार से हिंदी बनी, यह भी मैंने आपको बता दिया। ये सामान्य सा परिचय हो गया किसका, हिंदी का। और इतना तो परिचय आपको जानना ही चाहिए कि हिंदी क्या है। ठीक है, अब दूसरा शब्द हम लोगों ने लिया था साहित्य। दूसरा शब्द हमने क्या लिया था, साहित्य लिया था। साहित्य शब्द का क्या अर्थ होता है, साहित्य दो शब्दों से बना है, सहित धन यत से। क्या बना है, सहित धन यत शब्द से, यत से मिलकर बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है
शब्द और अर्थ का सहभाव। इसका रूप क्या बनेगा? शब्द और अर्थ का सहभाव। तो जहां पर शब्द और अर्थ का सहभाव होता है उसको हम साहित्य कहते हैं। और संस्कृत में इसको परिभाषित करते हुए कहा गया, सहितस्य भावः साहित्यम, जिसमें मानव का हित संभव हो, जिसमें सबका हित संभव हो, उसे हम साहित्य कहते हैं। इसके अलावा साहित्य की बहुत सारी परिभाषाएं मिलती हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट इत्यादि। तो जब हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो विस्तृत तौर पर साहित्य की परिभाषा को हम देखेंगे और साहित्य की परिभाषा को हम सब समझेंगे। तीसरा शब्द यहाँ पर आता है जो इतिहास के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास का मतलब है दो शब्दों के मेल से बना है, और यह शब्द कौन से हैं? एक शब्द है इति और दूसरा शब्द है ह्रास। यहां इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जिस ऐसा ही था या हुआ, इसका अर्थ बनता है ऐसा ही था या हुआ, ऐसा ही था या हुआ, ऐसा ही था या हुआ। अर्थात जिसका ह्रास हो चुका था उसे क्या कहा गया? उसको इतिहास कहा गया। ठीक है, व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम में से लिखा हुआ विवरण, तथ्यों घटनाओं का कालक्रम के अनुसार किया गया विवेचन ही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास की परिभाषा पर बहुत नहीं जाना है, सामान्य तौर पर समझना है। ठीक है, तो इतना आपके जब समझ में आ गया, हिंदी समझ में आ गया, साहित्य समझ में आ गया और इतिहास समझ में आ गया, अब तीसरी बात आती है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास या किसी भी इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ सामग्री होनी चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि चलिए इतिहास लिखिए, तो आप क्या करेंगे? या तो आप जिस समय उपस्थित हैं उस समय को लिखिए, वो बाद में इतिहास बन जाए, और अपने से पहले की चीजों को अगर इतिहास के रूप में आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास स्रोत और सामग्री होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए कौन कौन सी सामग्रियां हैं और कौन कौन से स्रोत हैं, यह हम सबको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अगला तथ्य हमारा शुरू होता है वह शुरू होता है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में स्रोत। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण स्रोत और सामग्रियां। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें लिखेंगे स्रोत एवं सामग्री। यहां हम लिखेंगे स्रोत और सामग्री। यहां तक सबको कंफर्म है? सबको समझ में आ रहा है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि आदिकाल में ही हम इतिहास ग्रंथों की चर्चा करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन इसके पहले यह जानना पड़ेगा कि मान लीजिए किसी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, या बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल पर ग्रंथ लिखा, तो ये सब ग्रंथ इन्होंने कहां से लिखा होगा? तो इसी प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने भी ग्रंथ लिखे गए उन सब इतिहास ग्रंथों की स्रोत और सामग्रियां कहां से आई होंगी, वो कौन सी है। ठीक है, यहीं पर हमारी चर्चा शुरू होती है। तो सबसे पहली सामग्री और सबसे पहला स्रोत है जिसको हम भक्तमाल कहते हैं। ठीक है, ये पहला ग्रंथ है जो कि स्रोत सामग्री के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है भक्तमाल। और भक्तमाल का समय क्या है? 1585 है। क्या समय है?
1585। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा ग्रंथ हिंदी साहित्य की स्रोत सामग्री के लिए माना जाता है, इनमें से कौन सा ग्रंथ हिंदी साहित्य की स्रोत सामग्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य की स्रोत सामग्री को आगे बताना है। भाई गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पानी आप लोग भी खूब पीते रहिए। तो हम बात कर रहे थे जिस ग्रंथ की, वह ग्रंथ कौन सा है, वह ग्रंथ है भक्तमाल। भक्तमाल जो ग्रंथ है, यह अग्रदास के शिष्य नाभादास की प्रसिद्ध कृति है। किसकी है? अग्रदास के शिष्य नाभादास। तो अग्रदास के शिष्य नाभादास कृत। यह ग्रंथ जो है, यह अग्रदास के शिष्य नाभादास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अब इसमें है क्या भक्तमाल में, इसका जो रचना काल है वह 1585 ईस्वी, यानी कि संवत अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, संवत अगर निकालेंगे 1585 का, बताइए आप सब। अगर ये ईस्वी है, अगर इसका हम संवत निकालेंगे तो इसका संवत क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र दिए गए हैं। तो इसमें कितने भक्तों की चर्चा है, तो 200 भक्त कवि हैं। तो 200 भक्त कवियों का यहाँ पर विवरण मिलता है और इन कवियों का जीवन चरित्र मिलता है। क्या मिलता है? जीवन चरित्र मिलता है, मतलब उनके विषय में बाकी जो जानकारी है वह भी प्राप्त होती है 200 भक्त कवियों। ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि चमत्कार पूर्ण चरित्र मिलता है। ऐसा वैसा चरित्र नहीं मिलता है, चमत्कार पूर्ण चरित्र मिलता है। ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो और कहीं प्राप्त नहीं होती हैं। जैसे आज के 1000 साल बाद हमारा और आपका इतिहास लिखा जाए और उस समय हमारे विषय में कोई कहे कि अम्बरीश कोई अध्यापक थे जो हिंदी पढ़ाते थे और हिंदी पढ़ाते समय वो जो है गायब हो जाते थे, उनके अंदर बहुत सारी जादुई ताकतें थी, वो उड़ते थे, उनके पंख थे। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये चमत्कार पूर्ण वर्णन होगा जो किसी के पास तथ्य नहीं होगा। तो ऐसे 200 भक्त कवियों का तथ्य, ऐसे 200 भक्त कवियों का जीवन चरित्र बताया गया जो कि बहुत ही चमत्कार पूर्ण वर्णन था। और यह किस छंद में लिखा गया है, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह 200 भक्त कवियों का 316 छप्पयों में वर्णन किया गया है। ठीक है, 316 छप्पय में इसका वर्णन किया गया है। और छप्पय क्या है? एक प्रकार का छंद है। छप्पय क्या है? एक प्रकार का छंद है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि छप्पय जो छंद है किस प्रकार का छंद है और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। छप्पय किस प्रकार का छंद है और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। मैंने एक ट्रिक से आपको याद कराया था। कैसे याद कराया था
कि मान लीजिए आपका एक छप्पर, छप्पर का मतलब है कि आपका एक छप्पर है, ठीक है, एक आपका छप्पर है और वो छप्पर जो है वो छप्पर टपकने लगता है, ठीक है, इस तरह से वो टपकने लगता है तो आप क्या करते हैं, रोने लगते हैं, जोर जोर से रोते हैं कि मेरा छप्पर जो है वह टपकने लगा। और जब आपका छप्पर टपकने लगता है तो आप रोला करने लगते हैं और किसी ने कहा, हाँ, चुप, काहे रोते हो, पगला गए हो का एकदम से, हैं, मत रो, चलो हम तुम्हारा छप्पर बना देते हैं। और तुरंत किसी ने आकर उस छप्पर को बना दिया और जैसे उस छप्पर को बनाया वह रोता हुआ व्यक्ति क्या करने लगता है, उल्लाला करने लगता है, उल्लाला उल्लाला। और पहले जो व्यक्ति रो रहा था क्योंकि उसकी छप्पर टपक रही थी तो वो रोला कर रहा था और जैसे उसकी छप्पर बन गई फिर वो उल्लाला उल्लाला करने लगता है। तो इस प्रकार से हम कैसे याद करेंगे, रोला और उल्लाला मिलकर छप्पय बनता है। तो यहाँ पर 316 छप्पय में इस रचना को लिखा गया है, ठीक है। इसमें कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण रोला के और 2 चरण जो होते हैं वह उल्लाला के होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप सब लाइक करने में इतना कंजूसी दिखाते हैं कि मन करता है कि आपका अंगूठा पकड़ पकड़ के मैं ऐसे खुद ही टिकवा दूं। इतनी कंजूसी नहीं सही है मेरे भाई, टिकना ही तो है, बढ़ा दो फटाफट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि 316 छप्पयों में रचना रचित है। भक्तमाल की रचना कब हुई इसका संकेत नाभादास ने नहीं दिया, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं प्राप्त होती है। नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ में 1596 ईस्वी एवं राम कुमार वर्मा के साहित्य इतिहास में 1682 इसका रचना काल माना गया है। तो इसके रचना काल को लेकर 2 तथ्य देखने के लिए मिलते हैं। पहला जो तथ्य प्राप्त होता है वह नगेंद्र ने 1596 माना है, नगेंद्र ने 1596 इस ग्रंथ का समय माना है और राम कुमार वर्मा ने 1682 संवत 1682 नगेंद्र ने इसका जो ईस्वी माना है, ठीक है, नगेंद्र ने इसका समय ईस्वी में माना है 1596 में और राम कुमार वर्मा ने 1642 माना है। राम कुमार वर्मा ने 1642 जो है संवत के अंतर्गत माना है इस ग्रंथ की रचना हुई होगी, जो कि एक साहित्य इतिहास ग्रंथ का स्रोत बनाता है, ठीक है। साहित्य और इतिहास के भाग 2 में इसका रचना काल 1592 भी माना गया है और महावीर सिंह गहलोत ने 1558 में इसका समय माना है। भक्त कवियों के विषय में जानकारी देने वाली हिंदी की यह प्रथम पुस्तक है। और नाभादास, अब यहाँ एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां से कौन सा स्रोत और सामग्री आपको प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे भक्त कवियों के विषय में जानकारी देने वाली प्रथम पुस्तक। तो जितने भी भक्तिकाल के कवियों की जानकारी लिखी है अपने इतिहास में, उसने इनसे कुछ न कुछ उधार जरूर लिया है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के जो महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है इसमें भक्तमाल का प्रमुख स्थान है और भक्तकाल के कवियों की जो जानकारी मिलती यहां से मिलती है, ठीक है। नाभादास ने तुलसी के प्रति विशेष श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए अपने ग्रंथ
का सुमेरु कहा है। ठीक है, तो यहां पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपने ग्रंथ का सुमेरु किसको कहा है। तो नाभादास ने तुलसीदास को अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। ठीक है, तो नाभादास ने तुलसीदास को अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। इतना समझ में आ गया। भक्त और कवियों के जीवन चरित्र और संतों की जीवनी इस ग्रंथ से ली गई है और ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण और आरंभिक स्रोत माना जाता है। ठीक है, यह पहला ग्रंथ हो गया। बाकी इस ग्रंथ को हम लोग भक्तिकाल पढ़ेंगे तो फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को इसमें केवल इतना पढ़ना है कि अगर प्रश्न बने कि इनमें से कौन सा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का स्रोत सामग्री का ग्रंथ है, तो इसमें भक्तमाल को पहला ग्रंथ बताएंगे। ठीक है, दूसरा ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता। यह ग्रंथ जो है भी काफी महत्वपूर्ण है और स्रोत सामग्री का यह दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 84 वैष्णवन की वार्ता, यह ग्रंथ 1568 में माना जाता है, ईस्वी में 1568 में। और इसके साथ साथ एक ग्रंथ और प्राप्त होता है जिसका रचना काल 1568 में है, 252 वैष्णवन की वार्ता। तो 252 वैष्णवन की वार्ता। यह वार्ता इसके पीछे क्यों लगा हुआ है? अगर आप लोग जानते हो तो मुझे बताइए कि वार्ता इसके पीछे क्यों लगाया गया है। और वार्ता जो लिखा गया है वह इस तरह से सही लिखा जाता है, वार्ता। इसमें दो ता होता है, वार्ता वार्ता। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, यह दोनों ग्रंथ जो हैं 1568 ईस्वी के माने जाते हैं। और इन दोनों ग्रंथों को हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी है। इसमें वल्लभाचार्य के 24 शिष्यों और 200 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के 252 शिष्यों की कथाओं का संकलन किया गया है। तो ध्यान रखना है कि इन दोनों ग्रंथों की रचनाकार कौन है, एक ग्राफ के द्वारा यहाँ पर लिखते हैं। तो ऊपर लिख देते हैं गोकुलनाथ और इसके दो ट्रायंगल बना देते हैं। यहां पर एक रख लेंगे 84 और एक लिख लेंगे 252। यहां पर वैष्णवन की वार्ता लिख लेंगे, वैष्णवन की वार्ता, और यहां पर भी वैष्णवन की वार्ता लिख लेंगे। ठीक है, ये आप फुल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर गोकुलनाथ मैंने लिख दिया, इनकी दो रचनाएं प्राप्त होती हैं। अब इन रचनाओं में है क्या, यह प्रश्न भी आपको थोड़ा सा जानते रहना चाहिए। ठीक है, अब जहां पर 84 है तो 84 में कोई समस्या नहीं है। तो वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन, वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन। यहां पर वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन देखने के लिए मिलता है
और 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठल नाथ के 252, तो यहां पर विट्ठल नाथ के शिष्यों का वर्णन। तो यह स्रोत सामग्री ग्रंथ के अंतर्गत हम देख रहे हैं गोकुलनाथ आ रहे हैं, और गोकुलनाथ ने 2 रचनाएं लिखी हैं। 84 में उनके वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और 252 में विट्ठल नाथ के शिष्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और यह जो है इन दोनों वार्ता साहित्य में विभिन्न कवियों के बारे में ब्रज भाषा गद्य में पहली बार सूचना प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा कि इन दोनों की जो प्रथम सूचना ब्रज भाषा गद्य में प्राप्त होती है, मतलब पहली बार इनकी जो सूचना प्राप्त होती है यहीं पर प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहां पर विभिन्न कवियों के बारे में ब्रजभाषा गद्य में यह रचना प्राप्त होती है। पुष्टमार्गी भक्तों का गुणगान एवं कृष्ण भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि जानने की दृष्टि से यह वार्ता साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मान लीजिए आप अगर यह भक्ति काल के कवियों को में कृष्ण भक्त कवियों को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको वार्ता साहित्य पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए वार्ताएं वास्तव में हैं क्या? वार्ता साहित्य आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है हिंदी साहित्य में। यहां पर 84 वैष्णवन की वार्ता महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाओं को संकलित किया गया है और उनकी अंतिम 4 वार्ताएं छाप से संबंधित है। इस पुस्तक की वार्ता संख्या 81 में सूरदास, 82 में परमानंदास, 83 में कुंभनदास और 84 में कृष्णदास की जीवन कथाएं दी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित की गई हैं और अंतिम 4 वार्ताओं में क्या दिया गया है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जब हम 84 वैष्णवन की वार्ता की बात करेंगे तो यह भी ट्रेंड में प्रश्न है, पूछा गया है। तो वार्ता संख्या 81, वार्ता संख्या 81 में या पूछ सकता है कि सूरदास का जीवन चरित्र कहां से प्राप्त होता है। तो 81 नंबर में कौन प्राप्त होते हैं? सूरदास। सूरदास कहां प्राप्त होते हैं? तो 81 नंबर में प्राप्त होते हैं। हम 82 की बात करेंगे तो यहां कौन प्राप्त होते हैं? परमानंद दास को हम प्राप्त करते हैं। वार्ता संख्या 83 की बात करें तो 83 में कौन प्राप्त होते हैं? कुंभन दास प्राप्त होते हैं। और वार्ता संख्या 84 की बात करें तो यहां पर कृष्णदास मिलते हैं। तो यहां पर अंतिम जो 4 वार्ताएं हैं, अंतिम 4 वार्ताओं में ये 4 कवि मिलते हैं, सूरदास, परमानंद दास, कुंभदास और कृष्णदास। हम अष्टछाप के कवियों को याद करने की ट्रिक बताते हैं। क्या ट्रिक बताते हैं? कि कुसूर परम कृष्ण का था कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए। एक अपने मन में एक इमेज आप बना लीजिए। देखिए मैं जो भी पढ़ाता हूं वो इमेज फॉर्म में पढ़ाता हूं, आपको शब्द चित्रों के माध्यम से पढ़ाता हूं कि आपको कुछ रटना ना पड़े, केवल आप आंख मूंदिए और इमेजिन कर लीजिए। अगर आप कल्पना कर लेते हैं तो टीचर्स एकेडमी में हिंदी पढ़िए, आपको रटना नहीं पड़ेगा, केवल इमेजिनेशन पावर से, कल्पना के माध्यम से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे अष्टछाप के कवियों को याद करना है तो आपको केवल इमेजिन करना होगा कि कुसूर परम कृष्ण का है, मतलब कृष्ण ने एक बहुत बड़ा कुसूर कर दिया। क्या कुसूर किया?
कि वो नंद के छत पर चले गए और नंद के छत पर क्या करने गए, गाय चराने गए। अब फिर नंद जी उनको चिल्लाते हैं, ओए कहां वहां चढ़ गया, नीचे उतर, अरे गायों का पैर टूटेगा तुम्हारा भी पैर टूट जाएगा, चलो नीचे आओ। बस यही कि इमेजिन आप कर लीजिए कि कुसूर परम कृष्ण का है कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए, ये छाप के कवि हो गए। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कुसूर आ गया, परम कृष्ण, तो यहां पर 81 82 83 84 में कौन है, तो कुसूर परम कृष्ण। तो 81 82 83 84 में कुसूर परम कृष्ण की चर्चा दी हुई है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव वार्ता और अष्ट सखान की वार्ता, जिसमें अष्टछाप की वार्ताएं दी हुई हैं। अब अष्टछाप के महानुभावों की अगर देखा जाए तो 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाओं का संकलन किया गया है। जैसे हम कि 252 वैष्णवों की वार्ता की बात करते हैं तो यहां पर विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं दी गई हैं। अब इसमें किस किस नंबर पर कौन कौन से आते हैं वो, ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जब हम 252 की बात करते हैं तो विठलनाथ के शिष्य आते हैं। किस नंबर कौन आते हैं छाप वाले, तो यहां पर नंबर 1 में गोविंद स्वामी आते हैं। 252 की बात करेंगे तो नंबर 1 में आते हैं गोविंद स्वामी। कितने नंबर पे आते हैं ये, तो गोविंद स्वामी आपके आ जाते हैं नंबर 1 पर। नंबर 2 पे कौन आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं छीत स्वामी। 252 में 252 में नंबर 3 आता है। नंबर 1 नंबर 2 पर छीत स्वामी, तीसरे में चतुर्भुज दास आते हैं। चतुर्भुज दास आते हैं और नंबर 4 में अंत में सबसे अंत के जो 8वें नंबर के कवि हैं वो हैं नंददास। तो यहां पर आप काउंट कर लीजिए कि 252 वैष्णवन की वार्ता में जो 252 लोगों का अंक दिया गया है, नंबर 1 पर गोविंद स्वामी, नंबर 2 पे छीत स्वामी, नंबर 3 पे चतुर्भुज दास और नंबर 4 पे नंददास आते हैं। ठीक है, वार्ताएं की ज्यादातर हिंदी की वार्ताएं जो हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई। प्राचीन कवियों के जो वृत्तांत प्रकट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं और ब्रज भाषा की आरंभिक गद्य का प्रयोग इसमें किया गया है। 17वीं शताब्दी के ब्रज भाषा गद्य का जो रूप है इन रचनाओं में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वार्ताओं इनका प्रचार कुछ संप्रदाय के भक्तों तथा बहुत सारे लोगों ने मिलकर भी किया है। ठीक है, तो ये संवाद शैली में भी लिखी गई है, अर्थात गद्य के रूप में लिखी गई है, इसलिए इसको हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने बहुत ही प्रामाणिक ढंग से ग्रहण किया है। ठीक है, तो चलिए ये हमने इन रचनाओं को भी देख लिया। अब अगली रचना है जिसको हिंदी साहित्य की स्रोत सामग्री के अंतर्गत रखेंगे हम, नंबर 3 की रचना है। तो नंबर 3 पे हम किसको रख रहे हैं, वह रचना है 1655 की कविमाला। रचना का नाम क्या है, कविमाला, और ये रचना कब की है, 1655 की। ठीक है, कविमाला इस रचना का जो समय है वह 1655 ईस्वी है। ठीक है, यह इसके संग्रह कर्ता कौन है,
जो उसके लेखक नहीं है, संग्रहकर्ता है। भाई जूस नहीं है, ये नींबू की चाय है, भूल गया, ठंडी हो गई है लेकिन पी लेंगे, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। तो हम बात कर रहे थे संग्रहकर्ता की। तो संग्रहकर्ता इसके हैं तुलसी, ध्यान रखिएगा, तुलसी। और ये तुलसीदास नहीं है। कंफ्यूजन आपको रहेगा, यहां लिख लीजिएगा, तुलसीदास नहीं। ये कौन है? तुलसी है, तुलसीदास नहीं है। ये रचना भी पूछी जा सकती है, कविमाला। इसमें कितने रचनाएं, इसमें कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? इसमें 75 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। ठीक है, इसमें 75 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। लेकिन एक खास बात कि यह ग्रंथ अप्राप्य है। अब यहां पर अगर यह ग्रंथ प्राप्त ही नहीं है तो फिर समस्या कहां से आई? फिर भी जैसे शिव सिंह सेंगर ने 8 कवियों का विवरण, शिव सिंह सेंगर ने 8 कवियों का विवरण यहां से लिया है। इसके अलावा दूसरे कवि हैं जिनका नाम है, दूसरे इतिहासकार हैं जिनका नाम है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन, तो ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ की सहायता ली है, इस ग्रंथ की सहायता ली है। ठीक है, तो ग्रियर्सन ने भी इस ग्रंथ की सहायता ली है और शिव सिंह सेंगर ने इसमें से 8 कवियों को लिया है। काव्य संग्रह की परंपरा और हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत की परंपरा में कविमाला का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यह ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, केवल इसके संग्रह प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्होंने इसका संग्रह किया इस आधार। ठीक है, अगली रचना है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा एक रचना प्राप्त होती है। यह रचना किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की है। और ये किस काल के हैं? तो यह रीति काल के हैं। किस काल के हैं? तो यह रीति काल के हैं। इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। यह जो रचना है, इस रचना को कविवृत्त संग्रह भी कहा जाता है। मतलब कवियों के जीवन से संबंधित जानकारी भी इस ग्रंथ में देखने के लिए मिलती है। कालिदास हजारा, इसका जो समय है वह 1718 है। अर्थात ये जब रीतिकाल की रचना है तो 17वीं शताब्दी में 1718 ईस्वी का समय है। और इसमें कितने कवियों का कविवृत्त है? तो लगभग
212 कवियों का कविवृत्त यहां पर उपलब्ध है। और कितने पद्य हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये गद्य में लिखी गई रचना नहीं है, पद्य में लिखी गई रचना है। तो इसमें 212 कवियों के लिए लगभग 1000 पद्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यह ग्रंथ किस लिए महत्वपूर्ण है, यहां पर भी शिव सिंह सेंगर ने काल निर्णय इस ग्रंथ से किया है। मतलब कुछ कवियों का जो काल निर्णय है कि वो किस काल के रहे होंगे, यह किस ग्रंथ से हुआ है, तो यह कालिदास हजारा से हुआ है। शिव सिंह सरोज जो उनका ग्रंथ है उसका एक प्रेरक ग्रंथ है। ग्रियर्सन मिश्र बंधुओं ने कालिदास हजारा से पर्याप्त सहायता ली है। तो यहां पर ग्रियर्सन को भी लेंगे, ग्रियर्सन ने भी इसे पर्याप्त सहायता लिया है। इसके साथ साथ मिश्र बंधुओं ने भी इसकी पर्याप्त सहायता लिया है और शुक्ल जी ने भी इसकी सहायता ली है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है। कालिदास त्रिवेदी के लिए उन्होंने एक पंक्ति दी है, एक कथन दिया है, जो कथन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है रामचंद्र शुक्ल। कालिदास त्रिवेदी की प्रसिद्धि का एक अन्य आधार भी है, उन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था वधु विनोद। लेकिन शुक्ल जी क्या कहते हैं इनके ऊपर, कवियों के काल आदि के निर्णय के में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। तो कवियों के काल आदि के निर्णय में, कवियों के काल आदि निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है, तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, वो इस ग्रंथ के ऊपर यह कहते हैं। तो कवियों के काल आदि निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है, यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था वध विनोद, वर वध विनोद के नाम से भी यह प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें ललिता सखी द्वारा 340 छंदों राधा के विभिन्न प्रकार की नायिकाओं के रूप में परिचय दिया गया। तो जो इतिहास से संबंधित ग्रंथ है वो यही है। ठीक है, अगला ग्रंथ है 5 नंबर का ग्रंथ है जिसको हम अलंकार रत्नाकर कहते हैं। अलंकार रत्नाकर 1735। अलंकार रत्नाकर 1735 का ग्रंथ है। तो दलपति राय और बंशीधर नामक 2 कवियों ने यह अलंकार रत्नाकर ग्रंथ लिखा था, जो कि 1735 में आता है। तो दलपति राय और बंशीधर कौन कौन लिखता है, तो दलपति राय और बंशीधर ने मिलकर यह ग्रंथ लिखा था और इसमें कितने लोगों का विवरण है, तो इसमें 44 कवियों
का नाम यहां पर उपलब्ध होता है, 44 कवियों का नाम। ठीक है, यह रचना क्यों की गई थी, एक प्रश्न यह भी उठता है। तो यह भाषा भूषण की टीका के रूप में ग्रंथ लिखा गया था। यह ग्रंथ भाषा भूषण किसकी ग्रंथ है, जशवंत सिंह की। भाषा भूषण की टीका के रूप में लिखा गया था। तो यह ग्रंथ जो है भाषा भूषण की टीका के रूप में लिखा गया था और इसमें 44 कवियों के नाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अलंकार से संबंधित ग्रंथ था भाषा भूषण, अलंकारों के स्वरूप निरूपण हेतु यह लिखा गया ग्रंथ था। तो कवियों की नामावली के दृष्टि से यह ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला ग्रंथ है सार संग्रह। देखिए, जो लोग बहुत देरी से आ रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। देरी से कहने का मतलब है कि क्लास आप जब पढ़ना शुरू करें तो पहले मिनट से लेके आखिरी मिनट तक पढ़ें। जैसे आप बीच में आ गए तो आपको कैसे मालूम चलेगा ना, जैसे कोई बच्चा सोता रहे और उसको बीच में उठाइए एकाएक और कहिए चलो खाना खाओ, उसको समझ में नहीं आएगा, अरे ये क्या हो गया। तो कम से कम आप रात को सोते रहिए और आपको कोई जगाए जाके कहे उठो उठ उठ, देखो तुम्हारी जो मेहरारू कहाँ चली गई, देखो कहाँ गई तुम्हारी मेहरारू। पत्नी, मेहरारू का मतलब पत्नी होता है। अब वो व्यक्ति जागेगा, उठेगा, कुछ देर तो कंफर्म ही नहीं कर पाएगा। 2-3 मिनट बाद जब वो एकदम से उसका दिमाग स्थिर होगा, फिर हंसे गए हमारी तो शादी ही नहीं हुई है, तब वो खुश होगा और खुश होकर कहेगा दत्त हमारी तो अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन 5 मिनट तक वो ये बात नहीं कह पाएगा कि क्या हुआ है। 5 मिनट तक वो अपने दिमाग में इस बात को बार बार दौड़ाएगा, फिर उसके बाद इस निर्णय पर पहुंचेगा अरे दत्त हमारी तो शादी नहीं हुई है अभी। और हो सकता है कि उठते वो दुखी भी हो जाए, बहुत सारे लोग दुखी भी हो सकते हैं। अब आप देख लीजिए, कोई सोता रहे उसको तुरंत एकाएक उठाइए, अरे कहिए तुम्हारा लड़का मुन्नू भाग गया, अब वो एकदम दुखी हो जाए, कैसे भागा। फिर जब उसको याद आया क्या करे यार हमारा तो सदिये नहीं, लड़का कहां से हो जाएगा। तो ऐसे ही जब आप हमारी क्लास पढ़ रहे हैं तो जब बीच में एकाएक कूदेंगे, मान लीजिए मैं क्लास 58 मिनट हो चुकी है, 98वें मिनट में आप कूद रहे हैं, एकाएक आ गए, तो स्वाभाविक है कि आपको नहीं मालूम होगा कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, आपके बच्चे हैं कि नहीं है, ये आपको नहीं मालूम होगा ना। तो शुरुआत से पढ़िए, अच्छा लगेगा। जो बाद में भी आए हैं वो धीरे धीरे समझ लें और जब क्लास खत्म हो तो पीछे की चीजों को भी जाके समझ लें। ठीक है, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें, हम नेक्स्ट क्लास में उसको अलग से डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, एक ग्रंथ है सार संग्रह। क्या है सार संग्रह, इसीलिए ऑनलाइन में आप कोई समाचार देखते हैं या आप रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो में मान लीजिए 15 मिनट का समाचार है तो 2-3 बार वो बताता है कि आप ऑल इंडिया रेडियो सुन रहे हैं और ऑल इंडिया रेडियो में आप समाचार संध्या सुन रहे हैं। वो बार बार आपको याद दिलाता कहीं आप भटक न जाए, आपको दूसरा न समझ बैठे। तो वैसे ही ऑनलाइन में पढ़ाते समय लगता है कि कहना पड़ेगा कि नमस्कार, आप टीचर्स एकेडमी में अमरीश शुक्ल से आदिकाल पढ़ रहे हैं और आदिकाल के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत सामग्री पढ़ रहे हैं। तो हर 10 मिनट बाद ये आपको डिस्क्लाइमर दिया जाए तो आप भटकेंगे नहीं। तो चलिए सार संग्रह, और सार संग्रह में हम देखेंगे किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये इसके रचनाकार हैं प्रवीण कवि। इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं
प्रवीण कवि, ठीक है। और इसमें क्या है, तो इसमें 150 कवियों की रचनाएं हैं, 150 कवियों की रचनाएं हैं। तो सार संग्रह प्रवीण कवि के द्वारा लिखा गया है और इसमें 150 कवियों की रचनाएं मिलती है, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने अलंकार रत्नाकर और सार संग्रह का विवरण अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में दिया है, ठीक है। तो यहां इसका मतलब यह हुआ कि सार संग्रह का विवरण मिश्र बंधुओं ने दिया है। इसका विवरण मिश्र बंधु विनोद में मिलता है, ठीक है। तो यह ग्रंथ इससे थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली रचना है सतकवि गिरा विलास। सतकवि गिरा विलास। अब कोई सतकवि है जो कि गिर गया है विलास में, ये रचना का नाम है, ठीक है। और इस रचना का जो समय है वह 1746 है। 1746 इस रचना का समय है सतकवि गिरा विलास का। इसके रचनाकार हैं बलदेव बघेलखंडी। बलदेव बघेलखंडी ने इसमें लिखा है और इसमें 17 कवियों का विवरण है। इसमें 17 कवियों का विवरण है। इन कवियों में कौन कौन से कवि हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। चिंतामणि, कालिदास त्रिवेदी, तो ज्यादातर जो कवि मिलते हैं वो रीतिकाल के ही मिलते हैं। केशव मिल जाते हैं, बिहारी मिल जाते हैं आदि जो कवि हैं रीतिकाल के, वो इस रचना में मिल जाते हैं। अब इस ग्रंथ को किसने उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में, तो इस ग्रंथ की सहायता लिया है शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधुओं ने और ग्रियर्सन ने। इस ग्रंथ का उल्लेख अपनी रचना में किया है, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधु ने और ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ का उल्लेख किया है। कहां पर किया है कि भैया हमने इससे सामग्री लिया है। विद्वन्मोद तरंगिणी, ये कुछ नई नई रचनाएं आपको पहली बार देखने के लिए मिल रही होंगी, तो इन रचनाओं से आप विचलित मत होइएगा। विद्वान मदो तरंगिणी
1817 की रचना है। सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर इसके रचनाकार हैं। सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर, ठीक है। तो यह इन्होंने लिखा था और यह रचना में क्या प्राप्त होता है, 1817 में रचना लिखी जाती है। इसमें कितने कवियों की चर्चा है, तो इसमें 44 कवियों की कविताएं संकलित है। तो 44 कवियों की कविताएं इसमें संकलित हैं। इसमें भी केशव, चिंतामणि, पद्माकर, मतिराम, इस तरह के रीतिबद्ध कवियों में इनको रखा गया है। तो रीतिबद्ध कवि हैं, कवियों का वर्णन, ठीक है। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाता है। इस ग्रंथ को बहुत लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन उल्लेख कम ही लोगों के द्वारा इसका प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बताने जा रहा हूं, 9वें रंग का राग कल्प द्रुम, 9 नंबर का है राग कल्प द्रुम। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस ग्रंथ को भी स्रोत सामग्री के रूप में रखा जा सकता है और यह ग्रंथ 1843 का है। यह ग्रंथ कब का है, तो यह ग्रंथ 1843 का है। यह एक आधार ग्रंथ है और शिव सिंह सरोज ने कवियों के जो पद हैं वह राग कल्पद्रुम से लिए। जयपुर दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कृष्णानंद व्यास देव ने इसको लिखा है, ठीक है। तो कृष्णानंद देव व्यास ये कौन थे, जयपुर दरबार के संगीतज्ञ थे। आदिकाल एकदम धीरे से, प्यार से, मौज में पढ़ेंगे और एक एक चीज को पढ़ेंगे। बाकी तो आदिकाल को, पूरे आदिकाल को आप 2 घंटे में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें आदिकाल को इस तरह से पढ़ना है कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। 2 घंटे में जो आप आदिकाल पढ़ेंगे ना, उसको आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तीसरी बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये मैं जो पढ़ा रहा हूं, इसमें अगर यह आदिकाल आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगभग सारे तथ्यों को हम लोग यहां पर कर ही लेंगे, ठीक है। तो यह रचना है, यह रचना 4 खंडों में विभक्त है और यह रचना संगीत शास्त्र से संबंधित रचना है। यह 4 खंडों में विभक्त संगीत शास्त्र से संबंधित रचना, जैसा इसका नाम ही है राग कल्पद्रुम, तो ये संगीत शास्त्र से संबंधित रचना है और कृष्णानंद देव व्यास देव की रचना है, ठीक है। अब यहां पर ये कितनी महत्वपूर्ण है, तो लगभग इसमें 200 महात्माओं के पद संकलित हैं। 200 महात्माओं के पद इसमें संकलित हैं। कितने महात्माओं के पद संकलित हैं, तो इसमें 200 महात्माओं के पद संकलित हैं, जिसमें वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, मीराबाई, हित हरिवंश इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2 लोगों ने इसका उल्लेख किया है, शिव
सेंगर ने इस ग्रंथ का उल्लेख किया है और साथ ही साथ ग्रियर्सन ने भी ग्रंथ का उल्लेख किया है। ठीक है, कि इनका यह सहायक ग्रंथ रहा है। अगला ग्रंथ है श्रृंगार संग्रह। ठीक है, हाँ आपने अच्छा याद दिला दिया, इसका और एक नाम है राग सागरोद्भव। इसका एक और नाम प्राप्त होता है किसका? राग कल्पद्रुम का। राग कल्पद्रुम। ठीक है, राग कल्पद्रुम। ठीक है, इसका एक और नाम प्राप्त होता है, क्या होता है? राग सागरोद्भव। ठीक है, चलिए अब श्रृंगार संग्रह की बात करते हैं। श्रृंगार संग्रह की बात करते हैं और इसके रचनाकार कौन है? इनका नाम है कवि सरदार। कवि सरदार हैं और ये काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के राजाश्रित कवि थे। इन्होंने श्रृंगार संग्रह का संकलन किया था 1848 ईस्वी में। तो 1848 में इन्होंने इसका संग्रह किया था। ठीक है, और श्रृंगारिक कवियों को इसमें स्थान दिया गया है। श्रृंगारिक कवियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो श्रृंगारिक कवियों से संबंधित है। ठीक है, तो इसके अलावा भी और सारे ग्रंथ मिलते हैं, जैसे एक रचना है कवित्र रत्नाकर। कवित्र रत्नाकर जो रचना है माता दीन मिश्र की है, 1876 की। माता दीन मिश्र की रचना है। यह ग्रंथ भी स्रोत सामग्री के रूप में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जाना जाता है। भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह, और यह किसकी रचना है? महेश दत्त शुक्ल की। कई बार यह पूछी गई रचना है, काफी महत्वपूर्ण है। और यह रचना कब लिखी गई है? तो 1857 ईस्वी में लिखी गई यह रचना है। ठीक है, सुंदरी तिलक, यह रचना 1869 की है। भारतेंदु ने लिखा है इस रचना को। भारतेंदु ने इस रचना को लिखा है, इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है यह रचना। दिग्विजय भूषण, दिग्विजय भूषण, यह ग्रंथ भी इसी तरह से है। लाला गोकुल प्रसाद ने इसको लिखा है 1869 में। 1869 लाला गोकुल प्रसाद ब्रज नाम है, इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। और रस चंद्रोदय, रस चंद्रोदय
तो रस चंद्रोदय जो ग्रंथ है यह ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी का है। ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी का यह ग्रंथ है रस चंद्रोदय। ठीक है, तो यह कुछ और ग्रंथ हैं जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कल अब दूसरा जो इसी का टॉपिक रहेगा, इतिहास के लेखन की सामग्री हमने लिख दिया कि कैसे इतिहास के स्रोत हैं और सामग्रियां क्या हैं। अब इतिहास लेखन की जो परंपराएं हैं, जो विधियां हैं कि किस किस तरह से लेखन हुआ है, वो हम लोग पढ़ेंगे। किन किन पद्धतियों पर इतिहास लेखन हुआ है यह हम लोग देखेंगे। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए न्यू और फ्रेश बैच स्टार्ट है। आप व्हाट्सएप करके सीधे जुड़ सकते हैं 9628 95 92 37। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, और इसमें कुछ और रचनाएं भी हैं जिनको हम लोग ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद इतिहास लेखन की पद्धतियों पर चर्चा होगी। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सब जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।